हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th के क्षितिज भाग 2 से हम कविता पढ़ रहे थे, उत्साह और अट नहीं रही। ये कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसमें पहली कविता हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उत्साह, जिसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है और लोगों में नया उत्साह, नए जीवन के निर्माण के लिए वो बादलों को गरजने और बरसने के लिए निवेदन कर रहे हैं। वो आए और जोर जोर से गरजें और जोर जोर से बरसें। के बाद दूसरी इसी में कविता थी आपकी, अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बसंत ऋतु, फागुन महीने की सौंदर्यता का वर्णन किया है। और क्या वो यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। अट का अर्थ होता है रुकावट या बाधा। आभा कहते हैं चमक को। फागुन होता है आपका शिशिर ऋतु का जो दूसरा महीना होता है। बसंत ऋतु में से फागुन कहते हैं। इस समय चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, नई नई पत्तियां पेड़ों पर आते हैं और चारों तरफ का जो वातावरण है वो सुगंध से भर जाता है। तन का अर्थ होता है शरीर, सट यानी कि समाना। तो इसमें कवि कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो आप प्रसंग लिखेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे कि इस कविता को आपने कहाँ से लिया है, कौन इस कविता के रचयिता हैं या कवि हैं, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, वो हम प्रसंग में लिखेंगे। यहाँ नोट करके हमने लिखा है। सभी में आप प्रसंग वही। प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई है और इस कविता के कवि हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यहाँ आप इस कविता की पंक्तियों को लिखने के बाद लिखेंगे, शब्दार्थ लिखें, फिर नोट करके आप लिखें या फिर आप प्रसंग किसके बारे में, इन पंक्तियों में किसके बारे में बात हो रही। तो होली के वक्त मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। फागुन महीने में आपकी होली आती है। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर हो और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भरे जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है, फूलों की जो सनीली खुशबू है, इस हवा में सारे लोगों पर की मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं पाते हैं, मस्ती में झूमने। अब यहाँ जो 3 पंक्तियां हमने का अर्थ उसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत पाठी निराला जी ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु, कवि कहते हैं फागुन की आभा, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदर प्रकृति में समा नहीं पा, इतनी सुंदरता उस समय प्रकृति में होती है कि वो समा ही नहीं पा रही। यानी बसंत ऋतु में जो प्राकृतिक वस्तुएं बहुत ही सुंदर लग रही, हमारी जो प्रकृति है वो बड़ी ही सुंदर लग रही है चारों तरफ, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बना होता है। उस समय मौसम भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो है प्रकृति की सुंदरता को वो और उसमें जो है चांद लगा देता है। कवि का भाव क्या है इन पंक्ति, कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है, उस पर से नजर हटाना नहीं करती। फागुन के महीने में प्रकृति में से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं। तो कुछ शब्दों में आप
चलिए इसका चलिए इसी में आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। चलिए पहले इन पंक्तियों, जहाँ नभ का अर्थ होता है आकाश, नभ का अर्थ होता है आकाश या आसमान। अब इसमें आप लिखेंगे प्रसंग क्या है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोंपलों, नए कोमल पत्तों व रंग बिरंगे फूलों लद जाते हैं। देखा होगा बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों की जो पुरानी पत्तियां हैं वो झड़ चुकी होती हैं और नए पत्ते उसमें अब आ जाते हैं। ठीक है, और चारों तरफ जो है खुशबू का वातावरण, और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की मधुर खुशबू महक उठता है। और क्योंकि चारों तरफ फूल खिल जाते हैं तो व्याख्या लिखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने उस समय का वर्णन किया है जब बसंत ऋतु हर ओर हरियाली और फूलों फैल जाती। उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को। कवि आगे कहते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम, यानी कि फागुन मास, तुम किसे कहा गया है, फागुन मास को, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे। कवि बसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं, मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो तुम पर से हट नहीं रही है। फिर कवि कहते हैं, मैं अपनी नजर तुमसे, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य से हटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें नहीं। अब इसमें कवि का कहने का भाव क्या है? कवि कहते हैं, काव्यांश में कवि क्या कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए, और उन फूलों की खूब हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले। तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर, इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते। आकाश लिखेंगे आप यहाँ पर। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हमारे की हलचल पैदा कर दी। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा ही नहीं पाते। यहाँ पर फागुन माह का मानवीकरण किया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है तीसरा काव्यांश, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही। चलिए थर्ड काव्यांश लिखेंगे, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में
मंद गंध पुष्प लाल, पाट शोभाश्री पट नहीं रही। लदी है अर्थात फूलों से भरी हुई, पत्तों से भरी हुई उन वृक्ष हैं जो पेड़ पौधे हैं। डाल अर्थात पेड़, जो शाखा होती है उसे डाल कहा जाता है। पेड़ की शाखा, इसमें की अलग है और शाखा अलग है ना, वो आप लिख लेंगे। पेड़ की अलग होगा और शाखा आपका अलग होगा। उर कहते हैं हृदय, और मंद कहते हैं धीमे या धीरे। गंध कहते हैं खुशबू और सुगंध। पुष्पमाल फूलों की माला, पुष्पमाल अर्थात फूलों की माला। पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सुगंध से भरपूर। पट यानी कि समाना, पट यानी कि समाना। तो पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं तो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं पर तो कुछ पेड़ों में लगता है धीमी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई। इस प्रकार का प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है इस फागुन मास में बड़ा ही मनोरम लगता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़, और इतनी अधिक सुंदरता जो है प्रकृति में है वो धरा पर समा नहीं रही। व्याख्या लिखेंगे, बसंत बसंत ऋतु में चारों ओर से मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं। के कारण चारों तरफ जो पेड़ हैं वो हरे और लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर हरे पत्तों के बीच लाल फूल उग जाते। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी। कवि के अनुसार बसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी रहती है, अब वह इस पृथ्वी पर मानो समा नहीं रही। भाव कह यहाँ पर कवि का कि फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। चारों तरफ पेड़ों पर हरे पत्ते एवं रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मनमोहक लगती है, और कवि के अनुसार फागुन के महीने में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो कहीं शब्द जो है यहाँ पर आपके आगे पीछे हो गए हैं तो इनको आप लिख लेंगे, आपका खुश है। ठीक है, यहाँ भी प्रकृति का मानवीकरण है। यहाँ भी मानवीकरण अलंकार, और मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ पर हम प्राकृतिक घटनाओं का, प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण करते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुएं और घटनाएं हैं उनको जिस प्रकार के मानव के कार्य होते हैं हम ऐसे ही उनको भी दर्शाते हैं। तो चलिए, ये आपका अट नहीं रही कविता थी। आइए इन दोनों कविताओं के हम कुछ प्रश्न करते हैं आपके। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आपको 2 कविताएं पढ़ाई हैं जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा जी द्वारा लिखित हैं। इस कविता का जो पहला भाग है उसमें उत्साह है, अलग कविता है, और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। एक में कवि बादलों का आवाहन कर रहे हैं, बादलों को पुकार रहे हैं कि वो गरजे और बरसे और लोगों में नई उत्साह का जागरण करें, लोगों में नए उत्साह को उत्पन्न करें। दूसरी तरफ कवि फागुन मास में प्राकृतिक सौंदर्य के
चरम सीमा होने की बात करते हैं कि फागुन मास में जो प्रकृति है वो अत्यंत सुंदर लगती है और उस समय ये प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर लग रहा है कि ये पृथ्वी पर भी समा नहीं रही है। और चलिए अब इसी कविता के, दोनों ही कविता के प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर, कविता है आपकी साह। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? अब देखिए, हम चाहते हैं वैसे कि बादल वर्षा हो, लेकिन वर्षा ऐसी हो कि वो हल्की सी फुहार, उसमें रिमझिम वर्षा हो, उससे जो है आनंद का माहौल रहता है। लेकिन कवि ने बिल्कुल इसके विपरीत कहा, वो तो गरज कर, जोर जोर से गरजने और फिर उसके बाद बरसने की बात कर रहे। ऐसा कवि क्यों कह रहे? तो देखिए, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता है, बल्कि वो पहले गरजने के लिए और फिर जोर जोर से बरसने के, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया और एक्चुअल में यहाँ पर कवि अंग्रेजों का विद्रोह करना चाहते। कवि बादलों को फुहार करने की, रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहता है, कवि कहता है गरजो। और गरजना क्या होता है? किसी का विद्रोह करना। तो ये बादल जो हैं कहीं ना कहीं एक कवि का के रूप में कवि उन्हें देखते हैं। ये लोगों को सिखाएं कि तुम भी विद्रोह करो, जो तुम्हें गुलामी की जंजीरों में बांधे हुए लोग हैं उनका विद्रोह करो। लोगों के मन में जो है विद्रोह की भावना डालना चाहते हैं। कविता लिखी ही उस समय गई थी, तो इसमें जो है एक नए विद्रोह का आवाहन किया गया है और प्रकृति से के माध्यम से वो जो है, ताकि हम अपने दुश्मनों के प्रति वो करें, ना करें। कवि का कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया है, जबकि कविता में तो बादलों की बात की गई है। तो इस कविता का शीर्षक जो है उत्साह क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, ये आवाहन गीत है और कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक क्या है? उत्साह है। चलिए नोट करेंगे। और देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जल बरसाने वाली शक्ति, बादल पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। चलिए, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य के ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, या नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे नाद सौंदर्य मौजूद है, उसे छांट कर आपको लिखना है। देखिए, यहाँ पर घेर घेर घोर गगन, गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, और विद्युत छवि उर में कवि। ये कुछ ऐसे नाद सौंदर्य हैं। चलिए, ये था आपके उत्साह के कुछ प्रश्न उत्तर। अब इसी में क्योंकि दूसरी कविता है अट नहीं रही है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? तो कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा होती है, प्रस्तुत कविता में अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर दे। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक हो, चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ एवं हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी कहीं लाल पत्तियां हैं और फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर देती है। ये कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं
ठीक है। इसमें कुछ और प्रश्न हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, इसका उत्तर आप देंगे। और साथ में फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, क्या आप अपने शब्दों में लिखेंगे। यदि कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता आपको बतानी है कि कविता में आपको निराला जी की काव्य शिल्प क्या विशेषता आपको दिखी, का उत्तर देंगे। और साथ में यहाँ पर कुछ अन्य जो प्रश्न आपके होंगे पाठ्य पुस्तिका में वो भी आप करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता पढ़ी और साथ में उसके प्रश्न उत्तर भी किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।